वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग सेफ़ हैं और सुरक्षित हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। हालांकि ये सेम रिलेशनशिप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अंतर सिर्फ इतना था कि वो एक ऐसी मार्केट थी जिसमें प्राइस कांस्टेंट था, और ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बेच सकते हैं प्राइस को कम करके। क्लियर? देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। नज़र आया? क्लियर? तो ये वो मार्केट है, यानी कि इम्परफेक्ट मार्केट है। आपने दो तरह की मार्केट पढ़ी अभी पिछले वीडियोज़ में। उसमें था कि एक ऐसी मार्केट, परफेक्ट मार्केट, जहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होता है। आप चाहे 1 यूनिट बेचिए या 1000 यूनिट बेच लीजिए, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप कीमत को कम करके ही आगे की यूनिट्स बेच सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, बिना कुछ ही देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। When firms can increase their volume of sale only by decreasing the price, then AR falls with increase in sale। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप अपने सेल आउटपुट को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आप अपनी सेलिंग यूनिट बढ़ाते जाएंगे और प्राइस कम करते जाएंगे, तो आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम होता जाएगा। क्लियर? उसके बाद लिखा हुआ है, इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल बी लेस देन ए आर। और हर जो अगली यूनिट से आपको रेवेन्यू मिलने वाला है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। एज अ रिजल्ट बोथ ए आर एंड एम आर कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होते हैं। अब बहुत से लोगों को लगेगा ये लेफ्ट टू राइट कैसे डाउनवर्ड है। तो देखिए, अगर आप ये खड़े हैं, नहीं, आप गलत जगह खड़े हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। तो देखिए, स्लोप किधर से आ रहा है? ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं इस पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, MCQ में क्वेश्चन बनता है और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आई डोंट वॉन्ट यू टू डू द सेम मिस्टेक। क्लियर? अब नीचे देखिए, इसकी एक टेबल बनी हुई है, ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। साफ साफ हर चीज़ें मेंशन करी गई हैं। यूनिट सोल्ड, उसके बाद ए आर, टी आर, एम आर एंड रेशियो ऑफ फॉल। कैसे कैसे रेशियो नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए, यूनिट जो बेची गई 1 से लेकर 5 तक, और जो एवरेज रेवेन्यू रहा वो क्या था? 5, 4, 3, 2, 1। इन्होंने पहले निकाल लिया है। क्लियर? लेट से कि अब मैं बात करूं कि टी आर पहले अगर होता या प्राइस गिवन होता, ये भी तो एक संभावना बन सकती है ना। तो जब भी आपको ये लगे कि नहीं, मुझे प्राइस भी पता करना है, तो प्राइस निकालने का बहुत आसान तरीका है। टी आर का फॉर्मूला क्या था? क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अगर आपको प्राइस निकालना है तो क्या करना है? टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, और आपको पता चल जाएगा कि यही क्या कहलाता है, यही आपका एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। क्लियर? तो चाहे आप प्राइस कह लीजिए, चाहे आप एवरेज रेवेन्यू कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है। क्लियर? तो चलिए देखिए, यहाँ पर ए आर यानी कि प्राइस, जैसा कि अभी हम लोगों ने समझ लिया, तो यूनिट सोल्ड और ए आर गिवन है, तो ए आर को हम प्राइस मान लेते हैं। ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए, टी आर बन रहा है। क्लियर? 5 1 जा 5, 5 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5। क्लियर? इसके बाद अब आप देखिए कि टी आर में जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो एम आर के रूप में सामने लिखे हुए हैं। 5 से 8 हुआ, यानी कि 3 का डिफरेंस आया। तो पहला एम आर 5 कैसे आया बताता हूँ। जब आपने एक भी यूनिट नहीं बेची तो आपका रेवेन्यू कितना है? 0। क्लियर? और अब पहली वाली यूनिट के केस में क्या हो जाएगा? देखिए, 0 यूनिट पर, यहाँ पर मैं यूनिट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टी आर। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। तो जब 0 यूनिट बेची हमने तो इनकम कितनी हुई? 0। जब पहली यूनिट बेची तो इनकम कितनी हुई, यानी कि रेवेन्यू कितना आया? 5। अब एम आर का फॉर्मूला क्या है? एम आर का फॉर्मूला है टी
आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, यही तो फॉर्मूला है। तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो ये है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, ये थी प्रीवियस वैल्यू। तो प्रेजेंट यानी कि 5 माइनस 0, द आंसर विल बी ऑब्वियसली 5। तो यहाँ पर इसीलिए 5 लिखा गया है। और मूविंग सो विद द सेम पैटर्न आपको ये चीज़ मिल गई। अब आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो ये गिवन है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो ए आर गिवन है, फिर से इसकी स्क्रीन नीचे करनी पड़ेगी, नाउ इट्स बेटर। ये ए आर है, ये एम आर है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इनके और इनके बीच का रेशियो निकालने लगते हैं। जैसे ये तो बन गया सर 5:5, देन सर बन गया 4:3, सर फिर बन गया 3:1। तो सर यहाँ वही 1:2, 1:2, 1:2 क्यों लिखा हुआ है? इन दैट केस यू मस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। वो कह रहा है जो रेट इन फॉल है, ये जो फॉलिंग रेट है, यानी कि पहले ए आर से दूसरे ए आर के बीच में क्या डिफरेंस है, दूसरे से तीसरे के बीच में, तीसरे से चौथे और चौथे से पाँचवें। तो देखिए ए आर में कंटिन्यूसली 1 का डिफरेंस आ रहा है। 5 में 1 का डिफरेंस कम किया तो 4, 4 में 1 कम किया 3, 3 में 1 कम किया 2, 2 में 1 कम किया 1, यानी कि हर जगह 1 1 1 आया। ठीक है ना। उसके बाद आपने इस 2 का साइन लगा लिया। अब देखिए एम आर, 5 से आया 3, 3 से आया 1, 1 से आया -1, -1 से -3, यानी कि सबके बीच में कितने का डिफरेंस था? 2 का। तो हर जगह क्या आ गया? अब आपको समझ में आया कि ये हर जगह 1:2 क्यों लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट एम आर कैन फॉल टू 0 एंड कैन इवन become negative. However, AR can be neither 0 nor negative as TR is always positive. AR कभी भी 0 नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव जा सकता है। क्लियर? ऑब्वियसली बात है, जब 0 नहीं हुआ तो नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता, लेकिन MR नेगेटिव जाता है। और ये आपको क्लियरली इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। देखिए इस पॉइंट पर क्या हुआ, ये 0 और यहाँ पर आकर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर डिपेंड्स ऑन वेदर द प्राइस रिमेन्स सेम और फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ए आर एम आर किस की जो रिलेशनशिप है वो किस कंडीशन में लिखनी है। सो वाइल गिविंग योर एग्जाम यू मस्ट बी वेरी केयरफुल टू रीड योर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपसे ए आर एम आर की रिलेशनशिप पूछी गई है वो किस मार्केट कंडीशन में पूछी गई है। क्लियर? हाउएवर इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द नेचर और प्राइस विद राइज इन आउटपुट देन द फॉलोइंग जनरल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन ए आर एंड एम आर। जब आपको कुछ भी नहीं दिया गया होगा तो आप ये जनरल रूल लिख सकते हैं। ए आर इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज एम आर इज हायर देन ए आर। क्लियर? ए आर क्या होता है? इंक्रीज होता है जब तक एम आर हायर जा रहा होता है, और उससे ज़्यादा ये क्या कहते हैं, एम आर जो होता है वो उससे ज़्यादा हाई होता है। क्लियर? और तब तक ए आर क्या करता है? इंक्रीज भी कर रहा होता है। ए आर इज़ मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट व्हेन एम आर इज इक्वल टू ए आर। जो आपका ए आर है वो मैक्सिमम होता है और कॉन्स्टेंट लेवल पे होता है, किसके बराबर होता है? वो एम आर के। क्लियर है? और व्हेन ए, और लास्ट पॉइंट में लिखा है ए आर फॉल्स व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर। और जैसे ही एम आर ए आर से लेस होता है, ए आर क्या करने लगता है? गिरने लगता है। या आप ये कह सकते हैं कि जब ए आर गिरने लगता है उस कंडीशन में एम आर जो होता है वो ए आर से कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बॉक्स में आपको ये 2 कंडीशन दी गई हैं, मोनोपॉलिस्टिक और मोनोपॉली की। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट सिचुएशन के बारे में, मार्केट कंडीशन के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। हालांकि ये आगे आने वाले चैप्टर्स में है। जो आपका ये मार्केट है, मार्केट को क्या किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहली चीज़ तो आप ये समझिए, तो इधर आता है परफेक्ट और इधर क्या आएगा? इम्परफेक्ट। ठीक,
तो परफेक्ट तो आपको समझ में आ गया। परफेक्ट कौन सी मार्केट कंडीशन है? परफेक्ट वो मार्केट कंडीशन है जहाँ पर ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है, यानी कि प्राइस क्या होता है? प्राइस कांस्टेंट होता है। क्लियर है? दो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है और प्राइस कांस्टेंट होता है। ठीक, अब बात करते हैं इम्परफेक्ट मार्केट के ऊपर। हमने यहां पर ले लिया इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट में कई सारी मार्केट्स आती हैं। सबसे पहले आता है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। जब सिंगल वन सेलर होता है, कहते हैं ना इसकी मोनोपोली हो रखी है। उसके बाद आता है डिओपोली। डिओपोली में क्या होता है? इसमें दो लोग होते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? उसके बाद होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के बाद आता है आपका मोनोपोलिस्टिक। तो आपके जो कोर्स में है, जो इम्पोर्टेंट है वो है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपको दो कर्व दिए गए हैं, ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के दिए गए हैं। अब ये आपका काम है कि इस बॉक्स को आप अच्छे से पढ़ें। क्लियर? फिर भी मैं एक बार रीडिंग लगा देता हूँ। बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। Therefore, AR and MR curve slope downward as more units can be sold only by reducing the price. अगर परफेक्ट होता तो AR इक्वल टू MR होता और प्राइस भी क्या होता? कांस्टेंट होता। लेकिन अब क्योंकि इम्परफेक्ट में है तो आपको ज़्यादा यूनिट बेचने के लिए प्राइस तो कम करना ही पड़ेगा। However, there is one major difference between AR and MR curves of monopoly and monopolistic competition. Under monopolistic competition, the AR and MR curve are more elastic एज कम्पेयर टू दोज ऑफ मोनोपोली। जो आपके मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के ए आर एम आर कर्व होते हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं इन कंपैरिजन टू मोनोपोली। रीज़न सिंपल सी बात है, जब एक सेलर है तो प्राइस और उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई में यानी कि सेलिंग में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता। वो अपने मनचाहे रेट पर ही बेचता है सामान को। जबकि मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? ज़्यादा लोग बेचने वाले होते हैं, ज़्यादा लोग खरीदने वाले होते हैं, तो उसको मार्केट कंडीशन देख के चलना पड़ता है। क्योंकि अगर वो मार्केट कंडीशन देख के नहीं चलेगा, यानी कि एक सेलर अपनी मनमानी करेगा, तो कस्टमर उसके पास से सामान नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे हैव मोर ऑप्शंस। क्लियर? तो वो उस ऑप्शन को चूज करना पसंद करेंगे। आगे, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में कोई क्लोज सब्सटीट्यूट होता नहीं है प्रोडक्ट का या सेलर का, तो क्या करते हैं? आप मनमाने रेट चार्ज करते हैं और अपने हिसाब से सामान को बेचते हैं। सो व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड इन बोथ द मार्केट, देन proportionate fall in demand under monopoly is less than proportionate fall in price under monopolistic competition। और इसीलिए क्या होता है, जो मोनोपोली का जो कर्व बनता है वो आप देख सकते होंगे यहाँ ए आर एम आर कर्व के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में क्या है? ज़्यादा है। एब्सोल्युटली राइट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। अब आपको इतना देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है इम्परफेक्ट मार्केट की। क्लियर? ये इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन है। और अगर यहीं पर क्या होता कि प्राइस कांस्टेंट होता एट एनी लेवल ऑफ सेलिंग आउटपुट, तो वो क्या कहलाता? वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाता। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। When more of output can be sold only by lowering the price, then revenue from every additional unit, that is MR, will fall. MR is the addition to TR when one more unit of output is sold. So, TR will increase when MR is positive. जब तक MR पॉजिटिव है तब तक TR क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। TR will fall when MR is negative, और MR जब नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है TR क्या होगा? गिरने लगेगा। अब आप इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, जब तक TR इंक्रीजिंग है तब तक MR पॉजिटिव है। जैसे ही TR गिरने लगता है यानी कि फॉल करने लगता है, MR क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है।
और टी आर उस कंडीशन पर मैक्सिमम होता है जहाँ पर एम आर ज़ीरो होता है, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एम आर वहाँ पर ज़ीरो होता है जहाँ पर टी आर मैक्सिमम होता है। तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। क्लियर? तो रिलेशनशिप कोई हार्ड एंड फास्ट रिलेशनशिप के वर्डिंग नहीं है कि आपको यही वर्ड्स लिखने हैं। क्लियर? ये वो 3 इडियट्स वाली कोई कहानी नहीं है कि जो बुक में लिखा है वही लिखना है। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, वर्ड्स आपके अपने हो सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक टेबल बनी है 7.5, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसको नरेट करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट सोल्ड, AR, TR एंड MR, ये 3 चीज़ें गिवन है आपको। तो मैं AR बता चुका हूँ। AR ही क्या बताया जाता है? प्राइस होता है, क्योंकि इसकी जो डिटर्मिनेशन होती है वो TR को क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद मिलती है। क्लियर? और TR का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो AR धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रही है, TR भी धीरे धीरे नीचे निकल रही है, और MR क्या हो रहा है? निगेटिव तक चला गया है। लेकिन अब आपको यहाँ AR से मतलब नहीं है। ओहो, ये तो बड़ी समस्या है। अब ठीक है, यहाँ आपको मतलब है सिर्फ इन दोनों से। ठीक है, ये है आपका कर्व। TR देखिए ऊपर से जाकर हीप होकर नीचे की तरफ आ रहा है, और MR क्या हो रहा है? इस पॉइंट पर ज़ीरो हो रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि आपको प्रोडक्शन वाला अगर चैप्टर याद आ रहा हो तो ठीक ऐसा ही बनता है, बस जो आपका वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट था वो थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। चलिए पढ़ लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में। द रिलेशनशिप कैन बी समड अप एज अंडर। क्लियर? एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, TR इंक्रीजेज, पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं। व्हेन MR इज जीरो, TR इज मैक्सिमम एट इज मैक्सिमम पॉइंट। व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव, TR स्टार्ट्स फॉलिंग। क्लियर? सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीरो एंड नेगेटिव MR कैन बी जीरो एंड इवन नेगेटिव व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। क्लियर? और ये मैं इसलिए आपको एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, और ये वही बच्चे कर पाते हैं जो चैप्टर की थॉरोली स्टडी करते हैं और आखिरी तक अपने कह सकते हैं IQ को डाउन नहीं होने देते। क्लियर? हालांकि IQ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वीक और मंथ्स में डाउन हो जाए, बट अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और अपनी हैबिट से अलग हट के काम करने लगते हैं तो डेफिनेटली आपका IQ भी डाउन हो जाता है। क्लियर? इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं कि MR कैन बी जीरो व्हेन TR रिमेन्स सेम विद राइज इन आउटपुट। MR क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है व्हेन TR रिमेन्स सेम। अगर ऊपर वाली आप स्टेज देखें तो A पॉइंट और A के अगल बगल का अगर कोई फिगर हम ले लेते हैं तो वहाँ पर TR को कांस्टेंट माना जा सकता है। क्लियर? अभी मैं इसको फिर करूँगा तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। अब ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट है, इसको हम कांस्टेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। ये जो फेज़ होता है ये इंक्रीजिंग, ये वाला फेज़ आपका कांस्टेंट, और ये वाला फेज़ आपका फॉलिंग यानी कि डिक्लाइनिंग। तो ये जो कांस्टेंट फेज़ है यहाँ पर क्या होता है? MR जीरो होता है। क्लियर? MR कैन बी नेगेटिव व्हेन TR फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, और MR नेगेटिव कब होता है? जब TR फॉल करने लगता है, क्योंकि आप क्या करते हैं? अपने आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने लगते हैं कम कीमत पे। दूसरा ऑब्जर्वेशन है TR इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR। ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं, बट TC इज नॉट द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। वाई? बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट symbolizes the change in variable cost, whereas total cost includes the fixed cost. Clear? यहाँ पर तो कोई 2 तरह की कॉस्ट की या रेवेन्यू की बात नहीं की गई है कि फिक्स्ड रेवेन्यू होता है और वेरिएबल रेवेन्यू होता है, ऐसी कोई बात तो कहीं नहीं गई। तो आप मार्जिनल रेवेन्यू का समेशन TR मान सकते हैं, लेकिन TC के केस में यानी कि कॉस्ट के केस में क्या था? वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट भी थी और वेरिएबल कॉस्ट भी थी, और टोटल कॉस्ट में उतना ही चेंज आ रहा था जितना चेंज वेरिएबल कॉस्ट में था। तो आप मार्जिनल कॉस्ट का समेशन आप टोटल कॉस्ट को नहीं बना सकते थे बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आगे हम पढ़ेंगे कुछ और रिलेशनशिप। टिल देन स्टे विद नॉलेज हैंग आउट, वॉच द वीडियोज, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।